नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 4 अगस्त 2020 है। आई एम श्योर आप सब ने रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही खुशी से मनाया होगा। गॉड ब्लेस योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिन की शुरुआत करेंगे इस कोट के साथ, ही हु कीप्स हिज स्कूल बेस्ट विंस। कई सिचुएशन लाइफ में ऐसी आएगी जब आपको बहुत गुस्सा आएगा, और जब हमें बहुत गुस्सा आता है तब हम बहुत ही वल्नरेबल बन जाते हैं। हम हमारी जो सेंसिबिलिटी हैं वो खो देते हैं, और हम कुछ ऐसा कर देते हैं या फिर कह देते हैं जिसको शायद वापस कभी भी हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो रिमेंबर, ये एक प्रैक्टिस है। अगर आप अपने गुस्से को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गुस्सा आना गलत बात है। अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, तो दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। गुस्सा जो है ये एक अपने आप में एनर्जी है। गुस्से को अगर राइट चैनल आपने दे दी, उसको राइट जगह पर आपने डाइवर्ट कर दिया, तो ये आपकी ताकत बन सकती है। लेकिन अगर आपने उसको ऐसे ही वेस्ट कर दिया रिप्लाई देने में, किसी को एक रिएक्शन में, तो फिर ये एनर्जी जो है वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती हैं। आप सोचिएगा इसके बारे में। स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। आज का पहला टॉपिक जो है ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल है, टॉक्सिक ब्रू, लट्ठा कांड। फिर इसको कई बार अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसको देसी दारू भी कहते हैं। ये बेसिकली जो एक बहुत ही कम कीमत पर मिलने वाला बैड क्वालिटी की जो शराब है, जिसको कहते हैं कि 20-25 रुपए में आपको ये मिल जाएगी। और कहा जाता है कि एक दो इसके जो पाउचेस में मिलती है, ये प्लास्टिक पाउच में, तो ये जो पाउच है, एक दो पाउच किसी ने पी लिया तो मीन्स वो एक बहुत ज़्यादा नशा जो है उस व्यक्ति को हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एडिक्टेड हैं। जब यंग होते हैं तब इसकी शुरुआत करते हैं अल्कोहल पीने की, और फिर एक ऐसी आदत बन जाती है कि उसको वो छोड़ नहीं पाते। फिर अपना पूरा जो सोशल लाइफ है वो बर्बाद हो जाती हैं, इनकम बर्बाद हो जाती है, और उसके बाद उनके पास बस यही ऑप्शन रहता है कि पहले जो एक्सपेंसिव अल्कोहल पीते थे अब तो नहीं पी पाएंगे, लेकिन अब वो इस प्रकार की शराब पीते हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी इन्फीरियर होती है। हमारे देश में हर साल ऐसी खबर हमें पढ़ने को मिलती है। इस बार पंजाब की बारी है। पंजाब में 100 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आसाम में भी ऐसा हुआ था, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था, गुजरात में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। अगर हम इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें और ज़्यादा, तो मुझे लगता है एक राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ पर हमें इस प्रकार की चीज़ देखने को ना मिली हो। अब जो लोग यहाँ पर मर गए हैं उनके परिवारजनों ने ये बताया है कि ये इलीगल तरीके से बनाया गया जो शराब है या फिर दारू जो है, ये मिलता ही था। इसकी पेडलिंग होती थी। इसका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मिलता है मार्केट में। पुलिस वालों को भी पता होता है। मैं नहीं मानता कि एक भी ऐसा पुलिस वाला होगा पंजाब में, अगर उनके एरिया में या फिर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इस प्रकार के शराब की डिमांड रहती है, तो मैं नहीं मानता कि एक भी ऐसा पुलिस वाला नहीं होगा जिनको इसके बारे में पता ना हो। पता ही होता है। अगर शराब पीने वाले को पता है कहाँ पर मिलता है, तो पुलिस वालों को तो डेफिनेटली पता ही होता है। क्योंकि द रियलिटी इज़, ये सारे जो रैकेट्स चलते रहते हैं, उन रैकेट्स में से एक जो पोर्शन है, प्रॉफिट का एक चंक जो है, वो इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को भी दिया जाता है ताकि सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए। अब गवर्नमेंट जो है वो पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए जो फ्यूल चाहिए, फिर आपको जो भी दूसरे एक्सपेंसेस करने हैं, आपके जो नेटवर्क आपका क्रिएट करना है, जो आपको खबर पहुंचाते हैं, खबरियों का नेटवर्क, तो ये सारी चीज़ों के लिए सैलरी में से पैसे नहीं दिए जाते। इसका कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है। तो फिर पुलिस वालों को परफॉर्म करने के लिए खुद मैनेज करना पड़ता है पैसे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको खुद
मैनेज करनी पड़ती हैं, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं इलीगल, कुछ ऐसी चीज़ें अलाउ करते हैं, उसमें से जो पैसे आते हैं उन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये हर जगह पर चल रहा है, चाहे हम माने चाहे ना माने, राइट, दिस इज़ ए रियलिटी। अगर आपके कुछ पुलिस में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो पूछिएगा उनको कि क्या ये चीज़ जो है ये आपको देखने को मिलती है या नहीं। तो ये चीज़, ये जो एक इलिसिट लिकर है, ये ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जब ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं तब ऑल ऑफ द सडन ये बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर केस किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों को शांत करने के लिए एक्शन होती है। फिर कुछ टाइम के बाद फिर से इस प्रकार के लिकर्स जो हैं वो फिर आपको मिलते रहते हैं। लॉकडाउन के टाइम पर भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी मीन्स अब अल्कोहलिक बन चुके हैं, अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने तो ये जो सैनिटाइज़र्स हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे लोगों ने सैनिटाइज़र्स को कंज्यूम कर लिया, पी लिया, और उसके बाद उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे देश में क्यों होती रहती हैं, इसके पीछे मेन रीज़न है हमारी सोच, हमारी पॉलिसीज़, हमारी नीतियाँ। एक मैं चीज़ आपको बताऊं, मीन्स मेरा मानना है बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद इस बात के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, लेकिन देखिए ये जो इलिसिट लिकर है, इसको अगर आई एम नॉट सेइंग ऑर्गेनाइज किया जाए, गवर्नमेंट को बेसिकली इसमें से टैक्स नहीं मिलता है, तो टैक्स नहीं मिलता है तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। आई एम नॉट सेइंग कि यही होना चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार से जो बड़ी बड़ी होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जब हम जाते हैं 5 स्टार में, तो वहाँ पर एक बार होता है बहुत बड़ा, वहाँ पर आपको सारे एक्सपेंसिव अल्कोहल देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि एक एम्बियंस वहाँ का है। लेकिन ये जो इलिसिट लिकर है, इसका कोई मीन्स इसमें कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और ये जो लोग हैं कई बार यूरिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसका सेवन जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। कैन यू इमेजिन, यूरिया को डालते हैं इसमें, तो दैट्स तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार इसको रेगुलेट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें से ऐसी कोई ख़ास इनकम, ऑफिशियल इनकम नहीं है। जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स और बार्स में जो शराब मिलती है, तो उसमें बहुत अच्छा टैक्स मिलता है सरकार को, तो फिर उसको रेगुलेट किया जाता है, और मीन्स लॉबिंग और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरा मानना है कि एक तो ये जो इलिसिट लिकर है, जैसे स्ट्रीट फूड है, रास्ते के ऊपर जो भी हमें स्ट्रीट फूड मिलता है, तो उसको सरकार रेगुलेट नहीं करती है। ऑफकोर्स अगर कुछ हो गया, कोई बीमार पड़ गया, तो उसके बाद एक्शन, तो हमेशा ऐसा रिएक्टिवनेस ही रहता है, प्रोएक्टिवनेस नहीं। तो आई थिंक ये भी एक, लोग अगर कंज्यूम कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में बात है, तो सरकार को इसको रेगुलेट करना चाहिए। अब आप इसको बंद करने में तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट, ये बंद हो ही नहीं सकता। आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल हियर। ये बंद नहीं हो सकता। जब तक डिमांड है तब तक इलीगली तो इलीगली सप्लाई चलती रहेगी। तो इट इज़ बेटर कि एक तरफ आप रिहैब सेंटर्स खोलें, जिन जगहों पर इस प्रकार के ज़्यादा केसेस हैं, जहाँ पर लोग इस प्रकार की शराब कंज्यूम करते हैं, तो आपको उन जो महिलाएं हैं उनके साथ पहले तो एक ब्रिज बनाना होगा, कोऑपरेशन का ब्रिज बनाना होगा। उनकी जो मिसेस हैं उनको कॉन्फिडेंस में लाकर फिर रिहैब सेंटर्स में ऐसे लोगों को आप फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। दूसरी चीज़, एक तरफ ट्रीटमेंट का ऑप्शन, अगर आप किसी को छोड़नी है शराब, तो गवर्नमेंट के ऐसे रिहैब सेंटर्स में जाएं और उनको कंसल्टेंसी और सारी चीज़ें दी जाएगी। दूसरी तरफ आप रेगुलेट कर दीजिए इस शराब को, कि अगर लोग इसको पीने ही वाले हैं, देन वाई नॉट इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। तो मेरा मानना है यही एक रास्ता है प्रोएक्टिव तरीके से, और इसको अगर शराब को रेगुलेट किया गया और दूसरी तरफ रिहैब सेंटर्स खोले गए, तो इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। वरना तो फिर ऐसा होगा कि लोग मर जाएंगे, उसके बाद कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया जाएगा एंड दैट्स इट। कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाएगा और फिर से 1 साल के बाद आपको ऐसी खबरें फिर से पढ़ने को मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर बात करते हैं प्रॉफिटियरिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक। बहुत सारे लोगों ने
लॉकडाउन के टाइम को भी नहीं छोड़ा, पैसे बनाने में उन्होंने एक भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं छोड़ी। बहुत सारी हॉस्पिटल्स ने लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं। इनफैक्ट बहुत सारी हॉस्पिटल्स में तो ऐसा था कि पेशेंट को एडमिट करने से पहले, एक बेड अलॉट करने से पहले वो कहते थे कि आप इतने लाख रुपए पहले जमा करवाएं, उसके बाद ही आपको बेड दिया जा सकता है। बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने 10 लाख, 7 लाख, 15 लाख, ये सारे आंकड़े आपने लोकल न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी ये बताया है कि हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने बेसिकली लोगों को लूटा है। बहुत सारी जगहों पर ऐसी खबर हमें पढ़ने को मिल रही है। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने एक हॉस्पिटल को ये आदेश दिया कि आपने जो 1.84 लाख रुपीस चार्ज किए उसमें से 1.4 लाख रुपीस पेशेंट को वापस दे दीजिए। यहाँ पर इस हॉस्पिटल ने, गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पीपी किट की जो डॉक्टर्स पीपी किट इस्तेमाल करते हैं तो उसका चार्ज 1000 रुपीज़ मैक्स रखा था। इसी पीपी किट के इस्तेमाल के ऊपर 7000 रुपीज़ पर डे पेशेंट के ऊपर उनके बिल में ऐड किए जाते थे। तो आप सोचिए कितने ज़्यादा रुपए हैं यहाँ पर। जो कैप रखी है 1000 की, उससे 6000 रुपये ज़्यादा, टोटल 7000 रुपीज़ वो चार्ज करते थे। ये सारी चीज़ें जो है वो वापस, वैसे ये रिफ़ंड जो है वो वापस हॉस्पिटल ने इस व्यक्ति को दे दिया। लेकिन आई थिंक ये एक या दो ऐसे केसेस होंगे। बहुत सारी जगहों पर देखिए, श्रीनगर में रेमडेसिविर नाम की जो मेडिसिन है उसकी कीमत है 6000 रुपये, उसके 36,000 रुपीज़ लिए जाते थे। मुंबई में इसी दवाई की कीमत जो है वो 5400 रुपीज़ थी, तो इसका 30,000 रुपीज़ चार्ज लिया जाता था। बहुत सारे एम्बुलेंस ओनर्स ने तो हद कर दी। 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एम्बुलेंस ले जाने के, पता है आपको कितने पैसे लिए हैं? ऐसे बहुत सारे एम्बुलेंस ओनर्स ने 20,000, 25,000, 30,000 रुपये। कैन यू बिलीव? 30,000 रुपीज़ फॉर जस्ट ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स। दिस इज, ये एक प्रकार की लूट की है। और अब सोचिए एक गरीब व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है? क्या वो हॉस्पिटल को एफोर्ड, मीन्स सोच भी नहीं सकता है ऐसा। और पुअर माइग्रेंट्स जो हैं, जो गरीब माइग्रेंट्स अपने गांव वापस जाने के लिए जो व्हीकल्स उन्होंने हायर किए थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं इन लोगों से लिए हैं कि इनकी जो भी एक बचत थी ये ख़त्म हो गई। इन प्राइवेट व्हीकल्स को अपना जो भाड़ा है या फिर जो हायर किया हुआ है, जो भी एक फ़ीस है, ये देने में उनकी बचत ख़त्म हो गई। वे बैक इन 1897 ब्रिटिश enacted the Epidemic Diseases Act, which empowered the government to implement any measures that would prevent the outbreak or spread of any disease. 1897 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस टाइम पर ब्रिटिश राज ने एक एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट को एनेक्ट किया। और इस एक्ट में ऐसा है कि अगर कोई भी आपको डिसोबे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक सर्वेंट को, तो फिर उनके ऊपर सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पिनल कोड लगाया जाता है। सरकार ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को भी इम्प्लीमेंट किया था। और बहुत सारी हॉस्पिटल्स, जो सिमेट्रीज़ हैं, ये लोग मना करते हैं किसी डेड बॉडी को दफनाने में या फिर उसकी जो अंतिम क्रिया है वो करने में। बहुत सारी हॉस्पिटल्स पैसों के बिना एडमिशन नहीं देती हैं पेशेंट्स को, कोविड-19 के पेशेंट्स को। तो ऐसी हॉस्पिटल्स के ऊपर ये बहुत सारी ऐसी कलमें हैं जिनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर भी एक पनिशेबल ऑफेंस फाइल किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि क्या ये किया जाएगा? आई एम नॉट श्योर, वी हैव टू वेट एंड वॉच। हेल्थ ऑन द गो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे हाथ में आया। दिस वन इज़ फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त को बताया जाता है कि NDHM को लॉन्च किया जाएगा। और ये जो NDHM है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये डिजिटल हेल्थ मिशन में ऐसा होगा कि पेशेंट्स का एक ID बन जाएगा, राइट। और सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके ID के साथ जुड़े हुए होंगे। तो आज हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें जो भी फाइल्स हैं, पूरी फाइल, और जो भी पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, फिर एक्सरे के रिपोर्ट्स, आपने देखे होंगे वो ब्लैक कलर के जो होते हैं, प्लास्टिक की टाइप, और फिर उसको आई डोंट नो द राइट नेम अबाउट उनके बारे में, लेकिन जो भी ऐसे स्कैन के रिपोर्ट्स हैं, तो ये सारे रिपोर्ट्स को आपको लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी आफ्टर दिस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। आप ID दीजिए अपना और सारा आपका रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल होगा। इससे एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपको जाना है तो भी कोई इश्यू नहीं होगा।
और जो हम कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी इसकी हो जाएगी, तो पैसे भी बचेंगे इससे। ये भी होगा फ्यूचर में कि आपको किसी डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर हैं, ये पेशेंट्स हैं और ये टेस्टिंग लैब हैं, राइट। तो आप किसी टेस्टिंग लैब में गए या फिर टेस्टिंग लैब आपके वहाँ पर आई, आपने आपको एक नोटिफिकेशन दिया, आप किसी डॉक्टर को मान लीजिए कि रूटीन चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हर 3 महीने 6 महीने, तो जब भी 6 महीने का टाइम होगा तो टेस्टिंग लैब जो है वो आपको नोटिफाई कर देगी, और फिर जो भी ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल एक्सेट्रा आपसे कलेक्ट करना है वो कलेक्ट करके वो रिपोर्ट डायरेक्टली आपको और डॉक्टर को शेयर कर देगी, और डॉक्टर जो है वो आपको डायरेक्टली बता देगा, तो आपको कहीं पर जाना नहीं है। तो टेलीमेडिसिन जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर, और आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर इस फील्ड में बेस्ट है, तो आप भले ही वो न्यूयॉर्क में हो और आप मुंबई में, आप उनको कंसल्ट कर पाएंगे। तो ये ज़माना भी आज इतना ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पुअर पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग कपल्ड विद हॉस्पिटल डिसरिगार्डिंग डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर एस्टेब्लिशमेंट्स फोर्सेस नीडलेस एक्सपेंडिचर एंड हैसल्स अपॉन ऑलरेडी ट्रोमेटाइज्ड पेशेंट्स। कई बार ये होता है कि आपने यहाँ से रिपोर्ट करवाया तो ये नहीं चलेगा, आपको ये रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो चली जाएगी आफ्टर दिस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। होपफुली इसको अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं, चाहे डायग्नोसिस हो, फिर ये जो डेटा है इसका इस्तेमाल जो है वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल इसका किया जाएगा, डिसीज़ सर्वेलेंस किया जाएगा, ड्रग किस जो दवाई आपको दी जा रही है वो कैसे अच्छी काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। इसी के साथ हम ऐड कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये है प्राइवेसी, राइट। जो लोग हैं, मान लीजिए आपका या फिर मेरा मेडिकल रिकॉर्ड है, तो ये गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करें, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज इसका इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी परमिशन के बिना नहीं, दूसरे किसी भी लोग के साथ वो शेयर ना कर पाएँ। और एनोनिमाइज्ड डेटा जो होता है जिसमें आपका नाम, एज, या फिर चलो एज शायद हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, सेक्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें, आपका फ़ोटो, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका शेयरिंग नहीं होना चाहिए। प्योर जो डेटा है उसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए अगर करते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें ऐड किया जा सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग को इसमें ऐड किया जा सकता है, राइट। आने वाला वक्त जो होगा उसमें हमारे हाथों में जो हमारे एक तो स्मार्टफोन है, ऊपर से बहुत सारे अब बैंड्स आ चुके हैं, इज़न्ट इट, आईफोन और एमआई बैंड एंड नॉट श्योर अबाउट द अदर्स, लेकिन सैमसंग की जो रिस्ट वॉचेस आती हैं या डिजिटल स्मार्ट वॉचेस जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे स्मार्ट वॉचेस हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो बहुत ही कॉमन अब बनते जा रहे हैं। और ये हमारा हार्ट डेटा, हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं, ब्रीदिंग, स्लीप पैटर्न कैसी है, तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा और डॉक्टर के साथ शेयर किया जाएगा। हमारे जो डॉक्टर्स हैं या फिर एआई कंपनीज़ और इन सारी ये जो डेटा का इस्तेमाल करके हमें बताएगी कि आपकी हेल्थ जो फ्यूचर आज क्या है, फ्यूचर में किस तरह से आप जा रहे हैं, अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिटनेस लेवल कैसा होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस जो हैं जो स्टार्टिंग में ही उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है फर्स्ट स्टेज में, ताकि स्टेज 2 और 3 में जाने की आवश्यकता ही ना रहे। फर्स्ट स्टेज से ही अगर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसको शायद हम रोक भी सकते हैं, बहुत सारे डिजीज़ेस को रोक सकते हैं। और फिर उन सारे एरियाज़ में जहाँ पर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, खास करके भारत के गांव के एरिया में जो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से ये सारी फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के ऊपर भी एक एनालिटिक्स के माध्यम से उनका परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। हेल्थ इन इंडिया इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट एंड आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग आउटकम्स फॉर नियरली 2/3 ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। हमारे देश में हेल्थ जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है और आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। 2018 का आंकड़ा कुछ 60% प्लस लोगों ने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो किया था, 61 पॉइंट समथिंग था। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मेरा मानना है कि ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। फ्यूचर में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ भी हमें देखने को मिल सकती हैं। और कोविड-19 का ये जो पूरा पेंडेमिक है इसने हमारी जो वीकनेसेस हैं उससे हमें वाकिफ़ करवाया है।
और एक चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखनी है कि डिजिटलाइजेशन जो है ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल बेड्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स, एम्बुलेंस, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, इनकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्मार्टफोन से ही सब कुछ हो जाएगा। नो, स्मार्टफोन और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो एड ऑन के तौर पर काम करेगी, ये एक इकोसिस्टम, एक वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है इसके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। हेल्थ के ऊपर हम सिर्फ हमारी जीडीपी का 1% या फिर उससे भी कम स्पेंड करते हैं हर साल। 2% जनरली कंसिस्टेंटली हमने 2% से कम ही स्पेंड किया है हेल्थ सेक्टर में, और शायद इसी की वजह से हम इसमें बहुत ही पीछे हैं। दूसरा जो आर्टिकल है, इंडियाज़ chaotic COVID-19 management. Critics argue that India was the only country that lifted its lockdown at a point when the number of cases was steadily rising instead of stabilizing. भारत अकेला शायद ऐसा देश है जिसने लॉकडाउन तब खोला जब केसेस जो हैं वो बढ़ रहे थे, रादर देन जब ये ग्राफ, जब फॉर एग्जांपल ऐसे ग्राफ जब हो रहा था, ऐसे जा रहा था ऊपर, तब हमने लॉकडाउन खोला। बहुत सारे देशों ने उनका ग्राफ ऐसे जा रहा था, फिर जब वो फ्लैट होने लगा, जब वो डाउनफॉल होने लगा, तब बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन खोला। लॉकडाउन किस लिए इम्प्लीमेंट किया गया था? ताकि हमें एक प्रिपेयर्डनेस की अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो क्या हमने प्रिपेयर किया? कुछ हद तक यस, लेकिन जो डीप प्रॉब्लम है वो यही है कि हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा हमने इन्वेस्ट नहीं किया है। और इक्विपमेंट की बात करें, पब्लिक हॉस्पिटल्स आप देख लीजिए, अनमोटिवेटेड और पुअरली ट्रेंड स्टाफ हैं हमारे देश में। दूसरे जो आंकड़े हम देखते हैं, डॉक्टर्स और पेशेंट्स के का जो रेशियो है हमारे देश में, फिर यहाँ पर देखिए, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोवेस्ट डेंसिटीज़ ऑफ हेल्थ वर्क फोर्स विद ए प्लेटरी 7 physicians and 17 nurses per 1,000 population as against global average of 13.9 and 28.6% respectively. तो ये सारे इस प्रकार के आंकड़ों में हम बहुत ही पीछे रहते हैं, राइट। इसमें हम मीन्स हमेशा नेगेटिव या फिर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमारी नहीं रहती है, और ये बहुत ही एक दुखद बात है। अब पेंडेमिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, और हमारे पास ये सारी DGHS, NCDC, DHR, ICMR, इस प्रकार की अलग अलग एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन नॉर्मल टाइम्स में भी एज़ फार एज कोऑर्डिनेशन इज़ कंसर्न, तो ये कोई इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन सारे इंस्टीट्यूशंस का नहीं रहा है। सेंट्रल ने इन सब को बाईपास करते हुए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कोविड-19 को संभालने की, और हर एक राज्य और हर एक यूनियन टेरिटरी जो हैं उसको बता दिया कि आप ये चीज़ें कीजिए, लेकिन कोई ऐसा ख़ास फंड नहीं दिया गया। सिर्फ एक अंपायर के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन सुनाती रही, रादर देन सपोर्टिंग एज ए कोच। ICMR ने भी बहुत सारी गलतियाँ की। ICMR ने स्टार्टिंग में ये बताया कि सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है वहाँ पर ही सारी टेस्टिंग की जाएगी। फिर उनको पता चला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर सिर्फ गवर्नमेंट लैब्स को परमिशन दी गई, और उसके बाद ये पता चला कि ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद प्राइवेट लैब्स को ऑन बोर्ड लाया गया। आज हमारे देश में सिर्फ 1200 जितनी लैब्स हैं। उत्तर प्रदेश में 30 मिलियन की पॉपुलेशन है, और उसमें सिर्फ एक ही PCR टेस्टिंग लैब है। तो देखिए हमारी प्रिपेयरनेस कितनी अच्छी है। In the initial months of pandemic, ICMR also insisted all patients to be hospitalized. स्टार्टिंग के टाइम पर ICMR ने ये बताया कि अगर आपको थोड़ा भी कोविड-19 की असर है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। आपको तभी छोड़ा जाएगा जब आपके 2 PCR टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव रहेंगे। तो बहुत सारे रिसोर्सेज को हमने वेस्ट किया। आज ICMR ही यह कहता है कि आप सेल्फ क्वारंटीन हो जाइए। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर दूसरा ऐसा कोई पेंडेमिक आने वाले कुछ टाइम में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन 6 महीने के बाद कोई कोरोना वायरस के बाद कोई दूसरा अगर वायरस आ जाए तो क्या हम करेंगे? क्या फिर से वही होगा कि ब्यूरोक्रेसी का राज चलेगा? हमारे देश में बहुत सारे वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स हैं, हमें उनको ऑन बोर्ड लाना चाहिए, राइट। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सारी चीज़ हम नहीं छोड़ सकते। इसको साइंटिफिक तरीके से हमें देखना चाहिए, नॉट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से। जिस देश ने TB, टाइफॉइड, कोलेरा, मलेरिया, इन सारे डिजीज़ को आज तक हमने इसको नहीं संभाला, इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो क्या ऑल ऑफ द सडन नया कोई डिजीज़ आएगा और उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको हरा देंगे? नॉट पॉसिबल। मूविंग ऑन, इंडिया एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ टिकटॉक।
भारत ने टिकटॉक और दूसरे ऐसे चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया, यूएसए भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन यूएसए हमसे थोड़ा अलग तरीके से ये सारी चीज़ों को कर रहा है। यूएसए ने ये बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये टिकटॉक को संभालेगा। यूएसए में जो उनका मार्केट है और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारे देशों में जो टिकटॉक की मार्केट है वो बाइट डांस नाम की जो कंपनी है वो सारा अपना बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को हैंड ओवर कर देगी, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ों को संभालते हुए टिकटॉक को हैंडल करेगा। देखिए कैसे अपने ही एक देश की कंपनी का फ़ायदा भी हो गया, उनको जो चाहिए था वो भी उन्होंने कर लिया, रादर देन कम्प्लीटली बैनिंग इट। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि मिस्टर ट्रंप जो है वो खुद अपना पर्सनल गुस्सा टिकटॉक के ऊपर निकाल रहे हैं। टुल्सा जो एरिजोना में है, तो टुल्सा में एक इलेक्शन रैली हुई थी और उसमें बहुत सारी सीट्स खाली थी। तो मिस्टर ट्रंप को किसी ने ये बताया, या फिर मिस्टर ट्रंप का ये मानना है कि ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं इन्होंने जानबूझकर उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी की है। और अब ये भी नज़र आ रहा है, मैं ये सोच रहा था कि मीन्स क्या ये एक तरीका है कि इस प्रकार की कंपनीज जो है उनको प्रेशर क्रिएट करके फिर उनको आप किसी अमेरिकन कंपनी के हवाले दे देंगे और फिर पूरा कैंपेन जो है वो आपके पक्ष में चला जाए, नेगेटिव पब्लिसिटी में से पॉजिटिव पब्लिसिटी आपकी होने लगे। क्या ये हो रहा है? फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स बिलीव द टाइड माइट बी टर्निंग इन अमेरिकाज फेवर इन द न्यू डिजिटल कन्फ्रंटेशन। अब एक और प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है कि चाइना के बारे में ये बताया जाता है कि ये जो टिकटॉक हैं या फिर कौन सी दूसरी कंपनी अलीबाबा हैं, हुआ ये हैं, फिर ZT हैं, तो ये सारी कंपनीज वहाँ की सरकार से बहुत नज़दीक है। तो क्या यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से नज़दीक नहीं है? तो ये भी एक प्रश्न है जो हमारे दिमाग में उठता है। लेकिन यूएस अटॉर्नी जनरल विलियम बार का कहना यह है कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डिज्नी, इनको अमेरिकन आइडेंटिटी नहीं भूलनी चाहिए। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जिस मुकाम पर वो पहुँचे हैं वो इसी वजह से है क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेंथ ने उनको ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जहाँ पर ये R&D और सारी चीज़ें कर सके और इस मुकाम तक पहुँच सके। उन्होंने ये भी बताया कि चाइना का जो प्लान है उससे उनको बचना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हमारे दिमाग में उठते हैं कि क्या ये सही है, गलत है। लेकिन जो भारत ने किया, जो हमने किया, उसके बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि हमसे ही प्रॉफिट कमाकर उसी प्रॉफिट से हथियार को ख़रीदा जाता है और उसी हथियार से फिर हमको परेशान करने की कोशिश करता रहता है चाइना। तो भारत ने जो स्टैंड लिया वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टैंड, इंपॉर्टेंट स्टैंड है। फिर बात करते हैं प्रिजर्विंग द वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम के बारे में। 2018 का जो टाइगर सेंसस हुआ, कैमरा ट्रैप्स हुए, तो उसमें टाइगर रिजर्व में 17 टाइगर रिजर्व्स में आपको बहुत सारे ऐसे जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं, जो डॉग्स हैं, नॉट वाइल्ड डॉग्स, डोमेस्टिक डॉग्स, आपको जंगल के इर्द गिर्द और जंगल में देखने को मिले। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि टाइगर को ये 10-15 डॉग्स मिलकर मार देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट द थिंग इज़ कि अगर टाइगर इन डॉग्स को खा भी लेता है तो डॉग्स के जो डिसीज़ हैं वो वाइल्ड एनिमल में जा सकते हैं और इससे फिर वाइल्ड एनिमल जो हैं वो मर सकते हैं। हमारे देश में कैटल की बात करें तो 5 मिलियन जितने कैटल्स जो हैं वो ऐसे ही आपको रोड पर देखने को मिलेंगे और इसके पीछे रीज़न है रूरल डिस्ट्रेस, फिर फोडर की शॉर्टेज है, उनको खाना क्या खिलाए, उनको जो घास चारा है वो अफोर्ड नहीं कर पाते किसान, तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर शेल्टर होम्स नहीं है हमारे देश में और बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे कैटल को स्लॉटर भी नहीं किया जा सकता, ऐसे रूल्स हैं। डॉग्स की बात करें, फेरल डॉग्स, तो 60 मिलियन जितने डॉग्स हैं। बहुत सारे लोगों को रेबिस जैसी बीमारी हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों को कुत्ते काट लेते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे आज भी याद है केरला में कुछ 3-4 साल पहले की बात है, आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि एक कुछ 60+ या 70+ उम्र की एक महिला थी, एल्डरली वुमेन, एक एल्डरली वुमेन थी और कुछ 10-15 डॉग्स ने मिलकर उनको मार डाला, लिटरली मार डाला। ये कोई वाइल्ड जगह पर नहीं हुआ था, गांव में हुआ था। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं और इसके पीछे मेन रीज़न है कि जो एक ABC यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मीन्स लॉन्च तो किया गया है लेकिन इतना 100% ये ऑपरेट नहीं कर रहा है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं और आप जो फूड, हम वेस्ट फूड ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर डॉग्स ये खाते हैं और फिर ये सोसाइटी में ये चलता रहता है। आप रनिंग करने नहीं जा सकते, आप कहीं पर, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी, बहुत सारे सिटीज़ में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होते हैं कि अगर आप 2 व्हीलर लेकर वहाँ पर निकले तो
वो पीछे आपके दौड़ेंगे। अभी मैं क्या बताऊँ, कुछ टाइम पहले कि ये जो लॉकडाउन चल रहा था, तो उस टाइम पर एक रियल इंसिडेंट है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके फादर के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। वो अपनी ही सोसाइटी में ही वॉज आउट फॉर वॉकिंग, राइट। ये लॉकडाउन जब खुला, उस मीन्स नहीं सॉरी, लॉकडाउन चल ही रहा था उस टाइम की बात है। तो एक सोसाइटी है, राइट, वो वैसे भी वो सोसाइटी बंद रहती है, तो मीन्स बंद इन द सेंस कोई बाहर से नहीं आ जा सकता था, ऐसी सिचुएशन थी। सो ही वॉज जस्ट पेमेंट में वो चल रहे थे, राइट। फुटपाथ जो होती है सोसाइटी में, वो ऐसे ही वॉकिंग कर रहे थे एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 6:37 इन द मॉर्निंग। तो कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था और उनके पीछे डॉग्स पीछा मीन्स दौड़ने लगे। तो ये जो मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था वो घबरा गए और उन्होंने तेज़ चलाया, वो गिर गए और मोटरसाइकिल जाकर टकराई मेरे फ्रेंड के फादर के साथ और ही पास्ड अवे आफ्टर फ्यू डेज। कैन यू इमेजिन। तो ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक करुणा भी होनी चाहिए, कंपैशन होनी चाहिए। लेकिन स्ट्रीट के ऊपर अगर ये सारे डॉग्स हैं तो ये कंपैशन नहीं है, दिस इज़ फेलियर ऑफ मैनेजमेंट, राइट। इनके शेल्टर होम्स होने चाहिए रादर देन ये स्ट्रीट के ऊपर और रोड्स के ऊपर ना होने की वजह से। अभी और एक मैं खबर पढ़ रहा था कि हाईवे के ऊपर एनिमल को बचाने के चक्कर में एक कार जो है वो पलटी खा गई और उसमें जो कपल ट्रैवल कर रहा था दे पास्ड अवे, वो मर गए। जस्ट 1-2 दिन पहले के लोकल न्यूज़ आपके साथ। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देख रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर फ्री रेंजिंग डॉग्स ने 80 जितनी स्पीसीज़, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ के ऊपर अटैक किया था। 2015 और 16 का ये आंकड़ा है। डियर फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, कुछ हेडलाइंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। रिकवरी रेट हो चुका है 65.77%। फिर ये जो अयोध्या है तो वहाँ पर भूमि पूजन होगा कल। फ्लड सिचुएशन इन बिहार और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इंडियन मेंस एंड विमेंस हॉकी टीम फॉर टोक्यो ओलंपिक्स टू जॉइन नेशनल कैंप इन बेंगलुरु टुडे। अफ़गानिस्तान में अटैक करके मीन्स जेल में अटैक करके 400 ऐसे कैदियों को छुड़ाया गया है बाय दिस टेररिस्ट गैंग। यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ये बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो दूसरे देशों में ना जाए और मीन्स आउटसोर्सिंग इसका ना हो टू फॉरेन वर्कर्स। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड टेस्ट। 2 करोड़ जितने सैंपल्स भारत ने आज तक टेस्ट किए हैं। और एचआरडी मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मिलकर फिट इंडिया टॉक्स को लॉन्च किया है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।